नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस यूट्यूब चैनल जीएस ऑल कोर। मित्रों, हम लोगों ने बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें आज हम लोग दूसरा यूनिट देख रहे हैं जिसका नाम है सेल। सेल में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेल से संबंधित कुछ वैज्ञानिकों का नाम है जैसे रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या होता है डिस्कवर किया था और नाम भी सेल का इन्होंने ही रखा था 1665 में। ये जन खोजकर्ता थे। सेल के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक। उसके बाद आता है एवी लीवेन हुक। एवी लीवेन हुक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को डिस्क्राइब किया था, देखा था और डिस्क्राइब किया था एक लिविंग सेल को। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान ने एक सेल थ्योरी दिया था और इनका यह कहना था कोई प्लांट हो या फिर एनिमल हो, सब लोग सेल से ही मिलकर बने हुए होते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। प्लांट यदि है तो उसमें भी बहुत छोटे छोटे सेल मिलकर प्लांट का निर्माण करते हैं और एनिमल में भी छोटे छोटे सेल मिलकर पूरे एनिमल जानवर का निर्माण करते हैं। उसके बाद वर्को आए थे। वर्को ने भी एक सेल थ्योरी दिया था। इनका कहना था कि एक सेल जो है पहले से मौजूद सेल से ही बनता है, कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसी से ये सेल बनता है। खैर, उस समय तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था, बट 1940 में 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो गया था तो हम क्या होता है सेल को ऑब्जर्व कर सकते थे और ये समझ सकते थे कि उसका स्ट्रक्चर, सेल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसा है एंड उसके अलग अलग ऑर्गेनेल्स कैसे हैं, उस चीज के बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते थे। अब आगे देखते हैं। यदि जैसा सेल थ्योरी में कहा गया है कि सेल से ही मिलकर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, एनिमल रहे हों या फिर प्लांट रहे हों तो वो सेल से मिलके बने रहते हैं, इसलिए सेल को जो है हम लोग बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। तो किस तरीके से, तो मान लीजिए ये एक सेल है, हमारा छोटा सा प्यारा सेल है। इस प्यारे सेल ने कई सारे सैकड़ों लाखों सेल मिले तो टिश्यू का निर्माण करते हैं। कोशिका जो है ये टिश्यू का निर्माण करती हैं, टिश्यू को। अब बहुत सारे टिश्यूज इस तरीके से जब मिल जाते हैं तब ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जैसे ही हम देख रहे हैं लीवर, तो लीवर क्या होता है? एक ऑर्गन है। ऑर्गन किससे मिल के बना हुआ है? टिश्यूज से मिल के बना हुआ है। और इसी प्रकार से जब ऑर्गन बहुत सारे मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे ये कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये लीवर हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। तो बहुत सारे हम देख रहे हैं, ये इंटेस्टाइन क्या है? एक ऑर्गन है। तो बहुत सारे जब ऑर्गन मिल गए तो एक हमारे ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसके बारे में हमें आगे देखना भी है, सारे ऑर्गन सिस्टम के बारे में। और जब ऑर्गन सिस्टम, कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सब जब मिल जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से जो सेल हुआ ये क्या होता है? हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हुआ। लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जा रहा है यहाँ पे। नॉट द स्मॉलेस्ट, सेल इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बट इट इज द यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। आगे बढ़ते हैं। यदि हम सेल के बारे में अध्ययन करते हैं, यदि स्टडी ऑफ सेल करते हैं तो इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। यदि स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो माइकोप्लाज्मा गैल्गी स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया जो होता है उसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, जिसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। बिगेस्ट सेल की हम बात करें तो ये अंडा होता है, वो भी ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच जैसे हम लोग मुर्गी का अंडा इतना बड़ा होता है तो ऑस्ट्रिच का देखेंगे तो इतना बड़ा होता है ऑस्ट्रिच का अंडा। तो ये सिंगल सेल है, ये जो है सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल है। इसलिए जो ये ऑस्ट्रिच का अंडा है ये बिगेस्ट सेल में आता है। बिगेस्ट माने बड़ा, लंबा नहीं। यदि लंबे की बात करेंगे कि सबसे लंबा सेल कौन सा होता है तो वो होता है न्यूरॉन। एक थ्योरी और थी जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी जो है अगस्टस वेस्मर ने दिया था।
उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमने अभी सेल थ्योरी देखा था कि जिसमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म क्या होता है सेल से मिल के बने हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार से 4 सेल थ्योरीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा तो पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है, बट हम लोग देख लेते हैं क्या है इसमें। इसमें ये कहा गया कि ऑल ऑर्गेनिज्म जो सारे जीव होते हैं वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं। बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल। सबका हर एक जीव जो है सेल से मिलके हर एक जीव का शरीर बना हुआ होता है, और प्रत्येक सेल पहले एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। फॉर एग्जाम्पल मुर्गी का ये अंडा है, ये तो सिंगल सेल है, लेकिन जो मुर्गी है वो तो मल्टी सेलुलर हो गए, उसमें बहुत सारे सेल हैं, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स भी हैं, बॉडी पार्ट्स भी हैं। तो एक सेल था, उसी से क्या होता है सारे ये क्या होता है मल्टी सेलुलर इसके बॉडी बन जाती है, निर्माण इसका हो जाता है मुर्गी का। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। वही कहने का मतलब है जिस तरीके से मुर्गी का अंडा मुर्गी से अंडे से मुर्गी बनता है, वो सिंगल सेल से क्या आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो वैसे ही ये कहा गया कि हर एक जीव जो है सिंगल सेल से ही जो है अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं, उनका शुरुआती समय एक सिंगल सेल ही होता है। हमने इसके पहले क्या होता है काइंड्स ऑफ सेल के बारे में देखा था, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था, बट उस समय थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन ही देखा था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, किसी भी सेल में न्यूक्लियस है या नहीं है, इस आधार पे हम सेल को दो ग्रुप में रखते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है, जो कि सबसे पहला हम आदम बाबा जमाने का कह सकते हैं, इसको प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल को प्रो यहाँ लगाइए, अब इस बात को समझ सकते हैं। और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड कहने का तात्पर्य है मित्रों कि न्यूक्लियोइड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मान लीजिए एक सेल है तो न्यूक्लियोइड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका शेप एंड साइज डेफिनेट नहीं हो। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ यही जो है इसका न्यूक्लियस है। इसमें इसके जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोइड्स और न्यूक्लियोइड के अंदर, बट हम ये नहीं कह सकते कि इसका डेफिनेट शेप कौन सा है। इसमें ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम हो, गोल्जी बॉडीज हो, ये सब इसमें नहीं पाए जाते, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था पहले कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा प्लस सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, तो सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर जो कि अपना पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसके एग्जाम्पल में वायरस होता है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ये तीन इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, वायरस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, दे आर द नोन एज प्रोकैरियोट्स। स्मॉलेस्ट यदि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वही माइकोप्लाज्मा। एंड सेकेंडली यदि यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग देखते हैं, यूकैरियोटिक सेल इज कंसीडर्ड एज और अदर नोन एज कंप्लीट सेल। इसको एक कंप्लीट सेल कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारे सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं प्लस न्यूक्लियस भी होता है। हमारा मतलब यदि ये कोई यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें एक न्यूक्लियस भी होगा और इसके जो है अलग अलग क्या होता है ऑर्गेनेल्स भी होंगे जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके का जो सेल होता है उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्लांट हो या एनिमल हो, सबके पास यूकैरियोटिक सेल ही होता है। यदि बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एसिटाबुलेरिया, यह जो है बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोइड, वही मैंने ऊपर वाली बात को लिखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड्स होता है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस लाइक, जो कि एक इरेगुलर शेप का होता है जिसके अंदर उसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके मित्रों, अब देखते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा अलग वे से एक डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं। तो हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में पहले भी देखा था कि जनरली स्मॉल होते हैं। क्यों, जाहिर सी बात है इसमें जब सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो ये छोटे होंगे भी। एंड सेकेंडली यूकैरियोट्स जो है जनरली लार्ज होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, वेयर एज यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम,
जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जो न्यूक्लियोइड्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल इसका होता है, उस जेनेटिक मटेरियल में सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि सर्कुलर इन शेप होते हैं। वेयर एज इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य का मान लीजिए यदि कोई सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, यदि हम इसमें देखेंगे तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 माने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं मनुष्य के अंदर। तो ये यूकैरियोटिक सेल हो गया आदमियों का। इसमें ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे, इसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। सेल डिवीजन जो होता है प्रोकैरियोट्स में या तो फिजन के प्रोसेस के थ्रू होगा या फिर बर्डन के प्रोसेस के थ्रू होगा। वेयर एज यूकैरियोट्स में जो सेल का डिवीजन होता है जिससे एक सेल से दूसरे सेल का निर्माण होता है वो होता है माइटोसिस के थ्रू या फिर मियोसिस के थ्रू। इसका एग्जांपल तो बहुत आसान है, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, फंगस हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। एंड यूकैरियोट्स का हमने देखा बैक्टीरिया एंड आर्चिया। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। देखिए, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो होता है एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का। यदि हम एक अमीबा की बात करें तो अमीबा का जो शेप एंड साइज होता है वो डेफिनेट नहीं होता। इसका किसी भी शेप और साइज में इस तरीके का भी अमीबा मिल जाएगा, इस तरीके का भी अमीबा मिल जाएगा। तो अमीबा करता क्या है, मान लीजिए इसका यह खाना है, भोजन है, तो ये कैसे इसको खाने की कोशिश करेगा। तो अमीबा करेगा क्या, ये अपना इधर वाला भाग ऐसे बढ़ाने लगेगा और इधर वाला भाग ऐसे बढ़ाने लगेगा और दोनों को ऐसे मिला देगा और इसको अंदर ही खाकर हजम कर जाएगा। इस प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस कहते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू अमीबा अपने न्यूट्रिशन को पाता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, ये सेल ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल में हमने जो बात किया था कि मान लीजिए ये हमारा एक सेल है, तो सेल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हो गया। उसके बाद गोल्जी बॉडीज हो गई है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सब जो छोटे छोटे जो है हमें सब स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो है हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स हैं जिनका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। इसके बारे में हम अभी स्टार्ट करेंगे, तुरंत देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज होते हैं, इनका क्या क्या फंक्शन होता है। ओके, अब आते हैं पहला पार्ट जो कि सेल वॉल होता है। मित्रों, ये जो सेल वॉल होता है ये केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। इसका मेन मकसद होता है कि प्लांट को एक स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करना। हम देखते हैं कि पेड़ का जो डाल होता है या फिर पेड़ का जो तना होता है हम लोग के हाथ की तरह नहीं होता कि हम जिस तरीके से अपना हाथ घुमाना चाहें उस तरीके से घुमा सकते हैं, पैर को जिस तरीके से चाहें उस तरीके से घुमा सकते हैं, परंतु प्लांट अपने तने को नहीं घुमा सकता, जड़ को नहीं घुमा सकता। मतलब कहने का यह तात्पर्य है मित्रों, ये होता है सेल वॉल की वजह से। सेल वॉल उसके सेल के ऊपरी का सबसे ऊपर वाला जो कवर होता है वो सेल वॉल ही होता है। मान लीजिए ये प्लांट सेल है तो इसके ऊपर का ये जो है ये सेल वॉल होता है। ये मोस्टली जो बना हुआ होता है ये सेलुलोज का बना होगा या फिर चिटिन का होगा। और दूसरी बात, ये नॉन लिविंग होता है, यानी कि इसमें कोई जीव नहीं होता है, मतलब ये डेड होता है। सेल वॉल जो है डेड होता है एंड इट इज फ्रीली परमेएबल। फ्रीली परमेएबल कहने का मतलब है मित्रों, अब सेल वॉल है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सेल को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं कि भाई इसको न्यूट्रिशन चाहिए, वाटर चाहिए जो कि जड़ से होकर आता है तो इसके अंदर एंट्री चाहिए उसको, तो ये पास कर सकता है। ऐसा ये सेल वॉल होता है जहाँ से न्यूट्रिशन हो गया, वाटर हो गया एंड अदर कंपोनेंट्स इसके अंदर आ जा सकता है। इस तरीके का क्या होता है स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फ्रीली परमेएबल कह सकते हैं। और ये बना हुआ होता है सेलुलोज या फिर चिटिन से। ये क्या करता है सेल वॉल, ये प्रोवाइड द शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। इससे प्लांट सेल को एक कठोरता मिलती है, रिजिडिटी मिलती है और एक डेफिनेट शेप मिलता है। ओके फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने सेल वॉल को देखा जो कि केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, परंतु प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। यदि सिर्फ एनिमल सेल में देखेंगे तो ये एनिमल सेल के लिए आउटर मोस्ट कवरिंग होगा। ओके, अब इसका काम क्या होता है, ये सेपरेट रखता है एक्सटर्नल सेल के अंदर जो भी
कंटेंट्स हैं उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहर से कुछ भी चीज़ कंटामिनेट ना कर जाए, कोई पार्टिकल ना अंदर आ जाए, इसके लिए ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन लगा हुआ रहता है और इसके अंदर अपना पूरा सेल रहता है। ये लिविंग होता है और प्लस फ्लेक्सिबल भी होता है। अगेंस्ट सेल वॉल, हमने सेल वॉल देखा, सेल वॉल रिजिड होता है बट ये सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है, जैसे प्रोटीन हो गया या फिर लिपिड्स हो गए, प्रोटीन और लिपिड्स से मिलके ये बना होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम वही होता है कि सेल को जितनी आवश्यकता होती है जिन जिन चीज़ों की, मान लीजिए सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, वाटर चाहिए, तो ये सब चीज़ यहाँ से अंदर जा सकता है आसानी से, परंतु डस्ट पार्टिकल हो गए, इस चीज़ की तो आवश्यकता सेल को है नहीं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा क्या कि इस डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देगा, तो इसीलिए प्रिवेंट करता है, ये रोक कर रखता है एंट्री एंड एग्जिट को, कुछ ऐसे मटेरियल को अंदर बाहर नहीं आने देता जिसकी सेल को आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यदि डिफ्यूजन की बात करें तो जाहिर सी बात है सेल भी सांस लेता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, जहाँ पर ये O2 ऑक्सीजन लेगा एंड CO2 को छोड़ेगा, CO2, तो इस प्रोसेस को जिसपे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो जो मूव कर सकता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इसी चीज़ को डिफ्यूजन कहते हैं। डिवाइड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऑक्सीजन हो या फिर CO2 हो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर आ जा सकता है। यदि ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस जो होता है ये मूवमेंट ऑफ वाटर को कहते हैं, जहाँ पर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ये ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है अंदर मॉलिक्यूल पानी जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। अब जैसे जड़ें होती हैं पौधे के, जड़ क्या करते हैं पानी को नीचे से खींचते हैं, न्यूट्रिशन को खींचते हैं, तो पानी जिस प्रोसेस के थ्रू जड़ में इंटर करता है, जड़ में जाता है, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। अब एक ऐसे ही यह नोट है, इस नोट में ये लिखा हुआ है कि यदि कोई अंडा हो, एग हो, मान लीजिए मुर्गी का ही अंडा हो, इस अंडे को यदि हम किसी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यदि डुबा कर रख दें तो कुछ देर में इसका जो सेल होता है, जो ऊपरी कवच होता है कैल्शियम का बना हुआ, ये जो है डिसॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम प्रोटोप्लाज्म पे। अभी तक हमने देखा कि सेल का टिपिकल स्ट्रक्चर कैसा है। मान लीजिए हमारा सेल है, सेल के ऊपर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, हमारा एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये मान लीजिए हमने सेल मेम्ब्रेन मान लेता हूँ और ये क्या होता है हमारा न्यूक्लियस है, तो ये जो ग्रीनिश पार्ट है, ये ग्रीनिश पार्ट को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और उसी प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होता है। जब इस न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को देखते हैं तो हम इसको प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ओके, तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, एक जेली लाइक सब्सटेंस हो गया जो कि कहाँ मौजूद होता है, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस में, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन हो गया और ये न्यूक्लियस के बीच में हो गया। एंड साइटोप्लाज्म की जब हम बात करें तो साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है ये भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है, बट ये आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है, मतलब इसके ऊपर जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है वैसे न्यूक्लियस के ऊपर भी एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसके बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सारा जो फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस है, ये ग्रीन टाइप का, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में हमारे सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या फिर गोल्जी बॉडी हो या फिर राइबोसोम हो, ये सब इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर बट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, जो हमारा जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसी में पाए जाते हैं, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म वही है, न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड होता है
द फ्लूइड फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला जो फ्लूइड है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब देखिए, एक वायरस जो होता है, वायरस इतना खतरनाक हम लोग क्यों मानते हैं? वायरस के पास जो है कोई भी दे लैक एनी मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। हेंस दिस डू नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। ये इस तरीके से इन्वायरमेंट में पड़े होंगे जैसे निर्जीव हैं, इनमें कोई जीवन ही नहीं है। तब तक जीवन नहीं होता जब तक ये किसी होस्ट बॉडी में ना आ जाए। जैसे वायरस है कोई, जब आपकी बॉडी में आ जाएगा तो सजीव बन जाएगा, परंतु बाहर यदि वातावरण में है तो निर्जीव अवस्था में यूं ही पड़ा रहेगा। परंतु किसी बॉडी में, किसी होस्ट बॉडी को यदि वो पा गया, यदि अंदर आ गया तो वह सजीव बन उठता है। इसीलिए वायरस क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता, ये जो झिल्ली होती है यह नहीं होता इनके पास। नेक्स्ट, न्यूक्लियस। देखिए, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम हो गया, उसके अंदर डीएनए हो गया, उसके बाद जीन्स हो गए, तो उसका थोड़ा सा हेरिडिटरी में पार्ट चला जाता है, जिसके बारे में हम हेरिडिटरी में पढ़ेंगे। बट न्यूक्लियस को बस हम देख लेते हैं एक इंट्रोडक्टरी में होता क्या है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है, ये पूरे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, इसलिए इसको कंट्रोल रूम भी कहते हैं। यह, इसका आकार एक बॉल की तरह होगा, स्फेरिकल होगा, और ये ज्यादातर सेल के मध्य में पाया जाता है, सेंटर ऑफ द सेल पाया जाता है। यदि ये कोई सेल है तो उसका न्यूक्लियस एकदम इसके केंद्र में पाया जाएगा, और ये स्फेरिकल टाइप का होता है। यहाँ पर ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म हो गया, और ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। इसके ऊपर जो है डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, जैसा कि अभी हमने बताया डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स पे। सेल ऑर्गेनेल्स में हमने अभी तक देखा कि सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, और इसमें जो फ्लूइड होता है वो क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं इसके जो स्पेशलाइज्ड इसके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या क्या कहते हैं, और उनका फंक्शन क्या क्या होता है। तो पहला हम देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हम देखते हैं, तो ये दो प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी भी सेल में होते हैं। पहला हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दूसरा हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं, और ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ को हम SER यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ को RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो हम यदि फंक्शन की बात करें तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए खुरदुरा होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम नाम का पार्टिकल्स मौजूद होता है, उसकी सतह पर चिपका हुआ होता है, जिसका कि काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम नाम का पार्टिकल चिपका हुआ रहता है, जिसका कि कार्य होता है प्रोटीन को बनाना या फिर मेम्ब्रेन को बनाना। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है कि फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स को बनाना। तो हम समझ सकते हैं कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसके साथ राइबोसोम लगा हुआ है, उस राइबोसोम का काम है प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन का मैन्युफैक्चर करना। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो क्या करेगा, वो फैट मॉलिक्यूल्स को बनाएगा या फिर लिपिड्स को बनाएगा। ओके, यदि हम कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स का बात करें जिसको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वर्टिब्रेट्स कहने का तात्पर्य है मित्रों जिसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। कोई भी ऐसा जानवर जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होगी उसे हम वर्टिब्रेट्स कहेंगे। तो ये जो होते हैं कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके लीवर सेल में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। वही स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि फैट मॉलिक्यूल्स को बनाता है या फिर लिपिड को बनाता है, वो क्या काम करता है, इन एनिमल्स के लीवर सेल्स में रहता है और उस लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। उसमें से जो भी पॉइजनस चीजें हैं, जो भी ड्रग्स हैं उस लीवर में, उसको वहां से निकालने का काम करता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो ये प्रोटीन बनाता है और लिपिड्स जो बनाए जाते हैं, ये हम जानते हैं बिल्डिंग ऑफ द सेल में काम आते हैं, सेल को बनाने में काम आते हैं। दिस प्रोसेस इज ओके। तो बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं जो कि एक एंजाइम या फिर हार्मोन की तरह काम करते हैं।
तो हम सेल ऑर्गेनेल में पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिए हैं, जिसमें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को देखा एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को देखा। नेक्स्ट ऑर्गेनेल का नाम है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज जो है एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी। इन्होंने क्या होता है गोल्जी बॉडीज को पहले इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था। तो हम ये देख सकते हैं ये जो भाग है ये गोल्जी बॉडीज है। ओके, अब इट इज मोर इन प्लांट्स, ये जो है पौधों में ज़्यादा पाए जाते हैं। यदि कोई पेड़ है कोई पौधा है उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, और वहाँ पर डिक्टोरिया सोम के नाम से इसको जानते हैं। डाक्टियोसोम के नाम से इसको जाना जाता है। इसका काम क्या होता है, अब हमने अभी देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, लिपिड्स बनाएंगे, यदि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो फैट बनाएगा एंड अदर कंपोनेंट्स बनाएगा। जब आपके घर में कोई सामान बनता है, कोई फैक्ट्री में सामान बनती है, तो उसको पैकेज करने का काम कौन करता है, हमारा गोल्जी बॉडीज करता है। इसको पैकेज करेगा एंड डिस्पैच भी करता है। इट फंक्शंस इंक्लूड, और साथ ही साथ यदि कुछ बच गया तो उसको स्टोर भी करेगा, मॉडिफाई भी करेगा और उसको पैकेजिंग करके रख लेगा। ये इसका काम है। ओके, नेक्स्ट आते हैं लाइसोसोम। ये बहुत खतरनाक है, ये लाइफ ही छीन लेता है। एल से लाइसोसोम, फिर एल से लाइफ भी। लाइसोसोम एक तरीके का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है। मान लीजिए आप किसी भी प्रोडक्ट का यदि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें बाई प्रोडक्ट्स भी बनता है। जैसे रेटिकुलम ने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ चीज़ें बनाई, उन चीज़ों को क्या होता है स्टोर करने का या फिर डिस्पैच करने का काम गोल्जी बॉडीज ने किया। तो कुछ ऐसे सामान होते हैं, कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि बाई वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं जब ये लोग प्रोटीन वगैरह कुछ बना रहे होते हैं। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए का काम जो करता है उसे हम लाइसोसोम कहते हैं। इसके पास बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम होता है जो कि ऑलमोस्ट सारे प्रकार ऑर्गेनिक मटेरियल्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। जो ये दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो प्रोटीन बनाने वाला जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जहाँ पर क्या आता है प्रोटीन बन रहा था, उसके साथ जो पार्टिकल चिपके हुए थे वो प्रोटीन बना रहे थे, वही क्या होता है इस मटेरियल्स को, मतलब इस एंजाइम को, डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाते हैं। और ये एंजाइम इतना शक्तिशाली होता है कि पूरे सेल को ये डाइजेस्ट कर सकता है, मतलब पचा सकता है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है। ओके, इट इज नॉट फाउंड इन आरबीसी ऑफ द मैमल्स। ये रेड ब्लड सेल्स में नहीं पाया जाता। कोई भी यदि जानवर है, यदि आरबीसी है, यदि लाल रक्त है जो हम लोग यदि बॉडी में निकालें तो आरबीसी में ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता। नेक्स्ट आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर देखिए उन्हीं चीज़ों को देखें जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा पीएचडी करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है, हमने अभी देखा जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं तो हमें क्या होता है सांस लेते रहना पड़ता है। हम लोग जिम सोते रहें या फिर जगते रहें, बॉडी अपना फंक्शन कर रही है, उसको रेस्पिरेशन चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए तो वो सांस ले रहा है। उसी प्रकार से ये सेल भी सांस लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन का जो काम करने का काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। वो करता क्या है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान हम आगे जिसको पढ़ेंगे उसमें एटीपी जो एनर्जी का एक फॉर्म है, वहाँ पर एटीपी निकलता है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी जब सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा तब वहाँ पर एटीपी हमारा निकलेगा। यदि हमें आप फोटो फिगर में देखें तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पर ये जो है पावर हाउस का काम करेगा, यहाँ से एनर्जी निकलेगी। ये जब सेलुलर रेस्पिरेशन फंक्शन को परफॉर्म करेगा तो एनर्जी निकालेगा। ओके, और इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है एंड राइबोसोम होता है। वही राइबोसोम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिपका हुआ रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, इसलिए राइबोसोम है इसके पास। जब राइबोसोम है इसके पास तो राइबोसोम का काम क्या था, प्रोटीन बनाना। जब वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास था तो वहाँ भी प्रोटीन बना रहा था। अब इनके माइटोकॉन्ड्रिया के पास है तो यहाँ भी प्रोटीन बनाएगा।
तो ये कुछ थोड़ा बहुत जो है प्रोटीन अपना ये बना लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, पहला तो ये पावर हाउस हो गया जहाँ पर एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है और इसके पास अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। नेक्स्ट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स देखिए जो होता है ये प्लांट सेल में पाया जाता है और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं प्लास्टिड्स। पहला हो गया क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट है ये भी एक तरीके का ऑर्गेनेल है, जैसे हम ऑर्गेनेल के बारे में देखे हैं डिफरेंट टाइप के, तो ये क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है जिसके पास ग्रीन पिगमेंट्स होता है, ग्रीन पिगमेंट्स होता है और इस ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं। यही क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा करता है। क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में नहीं हो सकता। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया, एक हमारा ऑर्गेनेल हो गया। इस ऑर्गेनेल में ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट हो सकता है दूसरे कलर का भी हो, येलो भी हो, ऑरेंज पिगमेंट भी रख सकता हो अपने पास, ओके। और ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लगा रहता है और इसीलिए क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। इट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द प्लांट। जाहिर सी बात है जैसे हम पत्ती को देखते हैं वो ग्रीन ग्रीन होता है, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट है और उसी ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। एंड क्रोमोप्लास्ट, ये क्रोमोप्लास्ट कहता है जब जैसे डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, तो उसको अलग अलग कलर देने का, यदि आम है तो पीले रंग का होगा, लाल रंग का होगा, तो उसको कलर देने का काम क्रोमोप्लास्ट करता है। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस होता है, ओके। ये जो ल्यूकोप्लास्ट जो एक सेल होता है ये कलरलेस होता है। इसका मेन फंक्शन होता है एनर्जी को स्टोर करना, फैट को स्टोर करना, प्रोटीन को स्टोर करना, ये सब यही काम करता है। अभी तक हमने जितना देखा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो होते हैं इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है एंड राइबोसोम होता है। वैक्यूल्स इज एन ऑर्गेनेल फिल्ड विथ फ्लूइड नॉट द साइटोप्लाज्म। ये जो हमारा है ये वैक्यूल्स है, ये जो पार्ट है ये वैक्यूल है। ये जो है इसमें भी एक तरीके का फ्लूइड होता है बट वो साइटोप्लाज्म नहीं होता। जैसे ये सब सारे जो खाली स्थान है यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इन सब जगहों पर, बट ये वैक्यूल्स में साइटोप्लाज्म नहीं होता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड एनिमल। यदि हम एनिमल सेल की बात करें यानी कि जानवरों में वैक्यूल्स जो होते हैं छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट में वही वैक्यूल्स लार्ज साइज के होते हैं। बट इन वैक्यूल्स का काम क्या होता है, तो ये वैक्यूल्स स्टोरेज का काम करते हैं, न्यूट्रिशन को स्टोर करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं सेल में, ताकि सेल को जब भी आवश्यकता मिले बाद में सर्वाइवल के लिए ये वहाँ से पानी को या फिर न्यूट्रिशन को दे सकें। दे ऑल्सो स्टोर द वेस्ट फ्रॉम द सेल एंड प्रिवेंट द सेल फ्रॉम कंटामिनेशन। जाहिर सी बात है कि सेल के अंदर बहुत सारी चीज बन रहे हैं, कहीं प्रोटीन बन रहा है तो कहीं फैट मॉलिक्यूल्स बन रहा है, तो जो भी वेस्ट होता है वो ये वेस्ट को भी संभाल के रखता है। एक जैसे हमारे घर में कूड़ादान होता है कि हम कूड़े में कोई भी सामान ले जाके रख दिए ताकि हमारा घर साफ रहे, तो उसी प्रकार से वैक्यूल के अंदर हमारे पास वेस्ट भी रहते हैं। ये स्टोर करने का काम करता है पानी को, न्यूट्रिशन को एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।